अच्छा जी, पूरे लेक्चर के दौरान ना तुम इस मेरे रेड पॉइंटर को देखना, तुम्हें इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड मेथड। ओसवाल्ड मेथड के जरिए नाइट्रिक एसिड को बनाना है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? माशाल्लाह वेरी गुड, HNO3। नाइट्रिक एसिड को मैं कमर्शियल लेवल पे प्रिपेयर करूंगा। कमर्शियल लेवल मतलब तिजारती तौर पे। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, तिजारती तौर पे कोई चीज़ अगर मुझे बनानी है बिजनेस के लिए, तिजारत का मतलब बिजनेस करने के लिए, मुझे लेन देन करने के लिए कोई चीज़ बनानी है या कोई चीज़ खरीदनी है, तो कम मिकदार में खरीदो, ज़्यादा मिकदार में? ज़्यादा मिकदार में खरीदनी पड़ती है मेरे ख्याल में से। एक छोटा सा हमारा जो मोहल्ले में दुकानदार होता है, जो बड़ी मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, तो अपनी दुकान में आटा रखता है, तो क्या ख्याल है 10 किलो रखता है, 20 किलो रखता है? नहीं, सिर्फ मनोमन रखता है। एक गोदाम होता है, वहां पे रखता है। छोटी दुकान है तब भी गोदाम में नहीं तो कुछ बोरियां की बोरियां रखी होती हैं। उसको पता है मुझे बिजनेस करना है, लोग लेने आएंगे, तो मैं थोड़ी बोलूंगा अच्छा रुको मैं जरा वो मंडी से या कहीं से जाके लेकर आता हूँ। वो पहले से अपने पास सेव करके रखता है क्योंकि उसको बिजनेस करना है। कोई भी चीज बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ज्यादा मिकदार में बनाते हैं। मुझे आज नाइट्रिक एसिड बनाना है बिजनेस के लिए, तो ज्यादा मिकदार में बनाऊंगा। और बच्चों, कोई भी चीज ज्यादा मिकदार में ना घर पे बैठे हुए नहीं बनती, उसके लिए मुझे फैक्ट्री वगैरह जाना पड़ता है। और जितने एसिड्स हैं, जितने रिएक्शन हैं, ये दो जगह होते हैं, या तो लेबोरेटरी में होते हैं या इंडस्ट्रियल लेवल पे होते हैं। लेबोरेटरी में कोई भी चीज कम बनती है या उसको चेक करा जाता है बस। इंडस्ट्रीज में भी लैब होती हैं। इंडस्ट्रीज में लैब क्यों होती है सर? कि मुझे अगर कोई चीज ज्यादा मिकदार में बनानी है, तो उसको ज्यादा मिकदार में बनाने से पहले उसको जरा लैब में कम मिकदार में बना के चेक कर लूंगा। अगर वहां सही बन गई तो ठीक है, उसको ज्यादा मिकदार में बना लेंगे। खुदा ना वास्ता खराबी हो गई, कुछ हो गया, तो बता दूंगा भाई ये खराबी है, इसको इस्तेमाल नहीं करो। मैं डायरेक्ट ही उसको अगर जाके प्लांट में इस्तेमाल कर लूँ, इंडस्ट्री में जो मशीन होती है ना जिसमें चीज़ों को बनाया जाता है, उनको प्लांट बोलते हैं। लैब में जो चीज़ें होती हैं, सामान होता है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं एपरेटस। और इंडस्ट्री में जो सामान होता है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनको बोलते हैं प्लांट्स। अब डायरेक्ट में ज़्यादा मिकदार में प्लांट में डाल दूंगा, पता चला वो सामान खराब था, तो सामान तो गया गया, ज़ाया हो गया, बोरियों की बोरियां, टनों टन सामान ज़ाया हुआ, और साथ में जो प्लांट था वो भी खराब हो गया। तो इसलिए लैब में पहले चेक कर लेते हैं। मैंने चेक कर लिया, सारी चीज़ें सही थी। नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती सब कुछ ठीक थी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने चेक कर लिया लैब में। अब उसको भेज दूंगा प्लांट में। प्लांट में भर भर के रिएक्शन होगा, भर भर के मुझे नाइट्रिक एसिड ज्यादा मिकदार में मिलता जाएगा। ठीक है, और इंडस्ट्री में, प्लांट के अंदर नाइट्रिक एसिड को कमर्शियल लेवल पे बनाने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो उस मेथड का नाम है ओसवाल्ड मेथड। इस मेथड को पहली बार देने वाले साइंटिस्ट का नाम था विल्हेम ओसवाल्ड। इंडस्ट्री में तजारती तौर पे, कमर्शियल लेवल पे नाइट्रिक एसिड को सबसे पहली बार ये चाचा विल्हेम ने बनाया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम पे नाम रख दिया ओसवाल्ड मेथड, जिस मेथड के जरिए हम नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है सर, ये मेथड तुम 9th क्लास में पहले पढ़ के आ चुके हो और बड़ा मजेदार तरीके का मेथड है। लेकिन इस मेथड की तफसील जानने से पहले ना चंद बेसिक्स इसकी याद कर लेते हैं उंगलियों पे, 3 उंगलियों पे। कैसे, आओ चेक करते हैं। अच्छा जी, वही लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत तफसील से होती है सारी बातें, लेकिन 3 बातें बच्चों उंगलियों पे याद करनी है। पहली बात, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्म्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस ओसवाल्ड मेथड में सबसे पहला काम, अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, और जब मैं बोलूँ ना बेटा किसी चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो समझ जाओ इसका मतलब उस चीज का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। मैं बोलूँ मेरी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब मेरा रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन गैस के साथ। मैं बोल रहा हूँ पहले स्टेप में अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है सर, तो पहले स्टेप में अमोनिया का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन गैस के साथ, अमोनिया की हुई ऑक्सीडेशन और बन गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया ना, दूसरे स्टेप में उसी की ऑक्सीडेशन होगी और फिर वो बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पहले स्टेप में अमोनिया की ऑक्सीडेशन हुई, बना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरे स्टेप में उसी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हुई और बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तीसरे स्टेप में मैं उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो दूसरे स्टेप में हासिल हुआ है उसको पानी से नहलाऊंगा, उसके ऊपर वाटर का स्प्रे करूंगा, वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और मुझे मेरा मकसद मिल जाएगा, मतलब नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप है बच्चों, हमें याद रखना है और जल्दी से सारी बातों को कंबाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ना इंशाल्लाह आसान होगा। मैं पूछता रहूंगा तुम मुझे बताते रहना। टॉपिक का नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड मेथड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ठीक है सर, आज मैं नाइट्रिक एसिड को किस लेवल पे बना रहा हूँ? कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियली मतलब तिजारती तौर पे, और तिजारती तौर पे नाइट्रिक एसिड को बनाऊंगा ज्यादा मिकदार में बनाऊंगा, जाहिर है। किस मेथड से बनाऊंगा? ओसवाल्ड मेथड से। ठीक है, और इस ओसवाल्ड मेथड को इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? विल्हेम ओसवाल्ड। ठीक है, यस सर। अच्छा, इस प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं? 3। पहला स्टेप,
अमोनिया की ऑक्सीडेशन करो, हासिल करो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करो, हासिल करो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी से नहला दो, इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करवा दो और हासिल कर लो अपना मकसद यानी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, मुझे मेरे ये तीन स्टेप तुमको ऐसे याद हो गए होंगे। और ऑक्सीडेशन मतलब जिस चीज की ऑक्सीडेशन की जाती है उस चीज का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों तीन स्टेप याद कर लेते हैं जरा। पहला स्टेप, अमोनिया की ऑक्सीडेशन करो, हासिल करो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करो, हासिल करो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी से नहलाओ, इसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करवाओ और हासिल करो अपना मकसद यानी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब आओ इन तीनों प्रोसेस को जरा तफसील से देख लेते हैं। ये सारी बातें लिख लेना अपने पास, सही है सब। तो अब जो हमने तीन स्टेप देखे ना बच्चों, उंगलियों पे याद भी होगा, अब उनकी तफसील पढ़ते हैं। पहले स्टेप का नाम क्या था, मैं भूल गया, मुझे याद दिलाओ। हाँ, पहले स्टेप का नाम था ऑक्सीडेशन करो अमोनिया की, हासिल करो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये हेडिंग सही डली हुई है? यस सर। अमोनिया की ऑक्सीडेशन, हासिल होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मैंने बोला अमोनिया की ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हासिल होगा, ये सारा काम कहाँ होगा? बोलने प्लांट में होगा। मैंने कहा अच्छा प्लांट के किस हिस्से में होगा? बोलने प्लांट के जिस हिस्से में अमोनिया की ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा ना, उस हिस्से का नाम होता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये देखो नीचे लिखा हुआ आ गया। मतलब ऐसा कन्वर्टर होता है जो अमोनिया की ऑक्सीडेशन करके उसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और कैटलिस्ट की मौजूदगी में करेगा। देखो ऐसा होता है। अभी डायग्राम ना तुम्हें बनानी है, अभी बना लेना अपनी याद दिखाने के लिए, पेपर में नहीं बनानी होगी, बस तुम्हें समझाने के लिए डायग्राम मैंने ऐसे तीन हिस्सों में दिखाई है। ठीक है सर, ये कैटालाइटिक कन्वर्टर है, इसमें अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी, मतलब अमोनिया रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ठीक है सर, इसमें कैटलिस्ट कौन है? ये प्लेटिनम गॉज जो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। गॉज किसको बोलते हैं? बच्चे इसको गॉज पढ़ते हैं, GAUZ, गॉज। गॉज नहीं है, इसको बोलेंगे गॉज। कभी लैब में प्रैक्टिकल किया है? हाँ, 9 में भी किया है, फर्स्ट में भी किया है, सेकेंडरी में भी किया है। एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है जिसके ऊपर रख के चाइना डिश को हीट करते हैं, है ना? तो बच्चों ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर चाइना डिश को डायरेक्ट रख के हीट करती है, चाइना डिश किसी जाली के ऊपर रखी जाती है। हाँ, जाली के ऊपर रखी जाती है, उस जाली को बोलते हैं गॉज। और जाली लोहे की होती है, मेटल की बनी होती है। जिस मेटल की होगी उसकी गॉज, आयरन की बनी हुई है तो आयरन गॉज, यहाँ प्लेटिनम की बनी हुई है तो बोलूंगा प्लेटिनम गॉज। ये वो जालियां हैं। ठीक है सर, और ये प्लेटिनम गॉज यहाँ पे मेटल के कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ ताकि रिएक्शन को तेज कर दे। ठीक है सर, और टेम्परेचर भी दिया है 600 डिग्री का, क्योंकि पहले स्टेप में जो अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी, अमोनिया का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन गैस के साथ, वो आसानी से नहीं होगा। कैटलिस्ट की मौजूदगी में थोड़ा रिएक्शन तेज होगा, फिर हीट करूंगा तो और तेज हो जाएगा। तुम जानते हो हीट करने से अच्छे अच्छे तेज हो जाते हैं। जब गर्माहट होती है, गर्म लगता है तो स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती है। गर्म फर्श में इंसान तेजी से भाग भाग के चलता है, चाहे बूढ़े से बूढ़ा आदमी क्यों ना हो। तो हीट मिलेगी तो खुद ब खुद रिएक्शन तेज हो जाएगा। ठीक है, यस सर, यहाँ तक तो हो गया। आओ भाई, अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, तो पहले स्टेप में अमोनिया की ऑक्सीडेशन करो, मतलब अमोनिया का रिएक्शन करवाओ ऑक्सीजन गैस के साथ और हासिल करो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये देखो ये आ गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है सर, सर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ वाटर भी है? हाँ बिल्कुल है। मुझे पहले स्टेप में तुमको एक चीज याद करवानी थी, बेसिक। अमोनिया की ऑक्सीडेशन करो, हासिल करो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यही हुआ है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन हुई, मतलब अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ हुआ, हासिल हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। कैटलिस्ट था प्लेटिनम की जालियां, प्लेटिनम गॉज, और टेम्परेचर था 600 डिग्री सेल्सियस। बस एक इजाफी बात यह है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ वाटर भी मौजूद है। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, जब तीन बेसिक स्टेप्स याद हैं तो एक्स्ट्रा चीजें भी याद हो जाएंगी। मैंने कहा भाई मुझे पहले स्टेप में सिर्फ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड चाहिए, पानी नहीं चाहिए, क्या करूं? मैं चाहता हूं मेरे हाथ पे जो पानी लगा हुआ है ना उसको मैं हटा लूं। एक तरीका तो ये सर उसको तौलिया से पूछ लें, दूसरा इसको हीट कर लें ताकि सारा वाटर वेपर्स बन के स्टीम बन के निकल जाए। तो अब इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में जो वाटर लगा हुआ है, अब इसको कपड़े से तो पोंछ नहीं सकता। मेरा हाथ होता, मेरे हाथ पे पानी लगा होता, कपड़े से पोंछ लेता। अब गैस के ऊपर पानी लगा हुआ है, गैस गीली हो रही है तो कपड़े से मैं पोंछ नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर को, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के ऊपर जो पानी लगा हुआ है, इन दोनों को मैं आयरन पाइप्स के जरिए बॉयलर से गुजार दूंगा। बॉयलर में क्या होगा, जादू होगा? नहीं सर, बॉयलर में तो चीज बॉयल होगी, तो बॉयलर में जो चीज गुजरेगी वो बॉयल हो जाएगी। मैं बॉयलर में किसको गुजार रहा हूँ? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को और वाटर के मिक्सचर को। अब बताओ कौन बॉयल होगा? कभी किसी गैस को बॉयल होते हुए देखा? अम्मी पतीली में जो है ना पानी बॉयल कर रही थी, वो तो समझ में आता है। एक दिन अम्मी पतीली में गैस बॉयल कर रही है, ऐसा हो सकता है? नहीं सर, बॉयल पानी होता है, लिक्विड चीज बॉयल होती है, गैस बॉयल थोड़ी होती। तो मैंने आयरन पाइप्स के जरिए बॉयलर से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर को जब गुजारा तो पानी सारा बॉयल हो गया, क्योंकि गैस तो बॉयल होती नहीं है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है। जब सारा पानी बॉयल हुआ तो स्टीम बन के उड़ गया, निकल गया, हट गया। तो मुझे इस पहले स्टेप में जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्योर स्टेट में चाहिए थी, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मुझे मिल गई। ठीक है सर, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया।
यस सर, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो पहले स्टेप का नाम था नाइट्रोजन अमोनिया की ऑक्सीडेशन करो, हासिल करो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरे स्टेप का नाम क्या था? हाँ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करो, हासिल करो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं दूसरे स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हासिल कर लूंगा, लेकिन ये काम होगा किसमें? बोल रहे हैं इसमें, ऑक्सीडेशन चैम्बर में। मैंने कहा जबरदस्त, इस ऑक्सीडेशन चैम्बर में दूसरा स्टेप होगा, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी और बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रहा ऑक्सीडेशन चैम्बर, ठीक है सर। यहां से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकली, अब सूख चुकी है क्योंकि बॉयलर के अंदर सारा पानी बॉयल होकर निकल गया, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आई, आओ भाई, आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, आ गई। और इस दूसरे स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी, बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन गैस के साथ, अब बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सही है सर। तीसरे स्टेप का नाम क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी से नहलाओ, इसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करवाओ और बना लो अपना मकसद यानी नाइट्रिक एसिड, ठीक है सर। ये तीसरा स्टेप है। मैंने कहा तीसरा स्टेप होगा कहां? बोले एब्जॉर्प्शन टावर में। जाहिर है आप तीसरे स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी से नहला के उसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एब्जॉर्ब होने वाला काम एब्जॉर्प्शन टावर में होगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों बात समझ में आएगा। मैंने कहा भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जरा एब्जॉर्प्शन टावर में आ जाओ और जल्दी से पानी से नहाओ आके, ताकि तुम्हारे अंदर पानी एब्जॉर्ब हो और मुझे मिल जाए नाइट्रिक एसिड। ये आ गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो पानी से नहला रहा हूँ। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट पानी से नहला नहीं सकते क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है। जाहिर है वो एक गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक ऐसी गैस है जिसके ऊपर पानी को अगर डायरेक्ट डालोगे ना और पानी उसके ऊपर डायरेक्ट एब्जॉर्ब करवाओगे तो एक्सप्लोजन हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। और प्लांट में अगर ब्लास्ट हो गया तो समझ जाओ पूरा प्लांट ही तबाह हो जाएगा, पूरी इंडस्ट्री उड़ जाएगी। मैंने कहा क्या करूं भाई, डायरेक्ट अगर इसको पानी से नहीं नहला सकते, पानी इसके ऊपर डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, बोले बीच में एक काम करो, ये लगा लो। मैंने कहा ये क्या है? बोले एसिड प्रूफ स्टोन्स है। ऐसे स्टोन्स हैं जिनके अंदर एसिड यानी तेजाब वगैरह इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्या मतलब, समझ नहीं आ रही बात सर? बुलेट प्रूफ गाड़ी का मतलब क्या होता है? ऐसी गाड़ी जो बुलेट से प्रूव होती है, बुलेट्स के अंदर घुस नहीं सकती। तो एसिड प्रूफ स्टोन्स ऐसे स्टोन जो एसिड से प्रूफ हो, एसिड उनके अंदर घुस नहीं सकता हो। तो अब जो पानी आएगा ना, इन पत्थरों के अंदर से गुजरते हुए आएगा। तो जाहिर है जब पत्थरों के अंदर से गुजरते हुए फंस के आएगा नीचे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डायरेक्ट पानी नहीं गिरेगा, उसके कतरे गिरेंगे, ठीक है सर। और उसके कतरे जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे गिरेंगे ना, पहले तो पूरा पानी डायरेक्ट गिर रहा था तो एक्सप्लोजन का खतरा ज्यादा था, अब कतरे कतरे गिरने तो एक्सप्लोजन का खतरा वैसे ही कम हो गया। अब धमाका वमाका होना बहुत मुश्किल है, और खुदा हो भी जाए तो मैंने ऐसे पत्थर इस्तेमाल किए जो एसिड प्रूफ है, तेजाब से प्रूफ है, एक्सप्लोजन वगैरह से प्रूफ है। तो कोई तेजाब इसमें बन भी गया पानी पड़ने से तो वो इसके ऊपर इस एसिड प्रूफ इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक्सप्लोजन होने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है बातों को समझ में आई होगी कि एसिड प्रूफ स्टोन को क्यों लगाए, कि पानी का बहुत ज्यादा स्लो हो जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में पानी कतरा कतरा करके गिरे, और दूसरा जो एसिड वगैरह तेजाब वगैरह बने वो इस एसिड प्रूफ स्टोन में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। यस सर। तो मैंने तीसरे स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एसिड प्रूफ स्टोन की मौजूदगी में पानी से नहलाया, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने पानी को एब्जॉर्ब किया और मिल गया मुझे मेरा मकसद नाइट्रिक एसिड। अच्छा, नाइट्रिक एसिड के साथ और कौन सी गैस मिली है सर? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। बोलने सर अफसोस करने की बात नहीं है, इंडस्ट्री में जो काम होता है ना, इंडस्ट्री चलाने वाले की ख्वाहिश होती है कि वो काम रिसाइकिल हो जाए, क्योंकि एक बार नाइट्रिक एसिड मिल गया, अब मैं दोबारा से उस प्लांट को बंद करूं, उसमें फिर दोबारा सारा रिएक्शन करूं, फिर प्लांट को चलाऊं, तो प्लांट दोबारा चलने में बिजली ज्यादा खर्च होती है। कहते हैं ना फ्रिज या एसी को एक बार चलने दो, बंद करना है तो फिर मुकम्मल बंद करो, ऐसा नहीं 2 घंटे चलाया फिर 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद खोल लिया, क्योंकि दोबारा चलने में वो बिजली ज्यादा लेता है। तो ये प्लांट दोबारा स्टार्ट होने में बिजली ज्यादा लेगा। तो इन्होंने कोई ऐसा प्रोसेस चलाया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी मिले। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन चैम्बर में दोबारा रिसाइकिल हो जाएगी, दोबारा चली जाएगी। और तुम जानते हो जब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन चैम्बर में दोबारा से जाएगी तो ऑक्सीडेशन चैम्बर में यानी ये दूसरे स्टेप में चली जाएगी, दूसरे स्टेप में इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी और मिल जाएगा मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर से वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से आएगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और बनती रहेगी, रिसाइकलिंग होती रहेगी, नाइट्रिक एसिड मुझे मिलता रहेगा, दोबारा प्लांट चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना नाइट्रिक एसिड चाहिए होगा उतने ही मिकदार में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को भी मैं हासिल करता रहूंगा बार बार, ठीक है भाई। ये तो समझ में आ गई बात सर। शुरू में जो नाइट्रिक एसिड मुझे इस मेथड से मिलेगा ना वो 68% प्योर होगा, यानी 68% तो ये नाइट्रिक एसिड होगा, बाकी 32% इसके अंदर पानी मौजूद होगा। मैं बोलूं ये एसिड 70% प्योर है, इसका मतलब 30% इसके अंदर पानी मिला हुआ है। ये दूध लेकर आया हूं दुकान से, 80% दूध है इसके अंदर, तो 20% पानी है। तो अगर ये एसिड 68% प्योर है तो इसका मतलब इसके अंदर 32% पानी मौजूद है। अब मैं किसी
मैंने इस नाइट्रिक एसिड को क्यों बनाया, घर में इस्तेमाल करने के लिए नहीं सर, तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए बनाया है और मैं किसी को बेचूंगा, बोलूंगा भाई ये नाइट्रिक एसिड है, इसके अंदर 32% पानी मिला हुआ है। कोई दूध वाला दूध बेचता है, अब वल्लाह आलम उसके दूध में कितना पानी होता है कि नहीं होता, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा, उससे पूछने के बावजूद भी वो नहीं बोलेगा। हालांकि अगर उसके दूध में पानी हो भी तब भी नहीं बोलेगा कि मेरे दूध में इतना पानी मिला, बोले नहीं बिल्कुल सर लेके जाइए, साफ सुथरा प्योर दूध है, बोलेगा तो फिर उसका बिक्री नहीं होगी। हालांकि सच बोलना चाहिए, आप पहले से ही सही काम कर लो। तो ये जो नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्री में बनाने वाले लोग होते हैं ना, अच्छा वो तो इसमें डंडी मार भी नहीं सकते, ये 68% पानी प्योर है, बाकी 32% पानी है, तो बोल दो उसको लेके चला जाएगा। जो रिएक्शन करते हुए जो खरीदने वाला इस नाइट्रिक एसिड को लेके जाएगा, अपने काम में इस्तेमाल करेगा ना, वहाँ नाइट्रिक एसिड वैसा रिएक्शन देगा ही नहीं, तो वहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए इनको प्योर काम करना पड़ता है, मजबूरी है इनकी, सच बोलना है यहाँ पर। तो ये अब इस 68% नाइट्रिक एसिड को 90% तक पाक करना चाहते हैं। हमारी बुक कहती है 98% तक लेके जाना चाहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता भाई, कोई चीज 98% 99% तक नहीं जाती, 90 to 92% तक जाती है। खैर बहरहाल हमारी बुक कहती है 98% तक जाना है तो ठीक है। मैंने कहा इस नाइट्रिक एसिड को और प्योर करने के लिए क्या करूं, बोलना इस नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को ना सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से गुजार दो। मैंने कहा क्यों, देखो सल्फ्यूरिक एसिड किंग है, किंग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ ऑल केमिकल्स, तमाम केमिकल का बादशाह है। मैं इस नाइट्रिक एसिड को बादशाह हुजूर के पास लेके जाऊंगा, बोलूंगा बादशाह साहब, बादशाह सलामत, जरा देखिए आप खुद एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है। अब आप तो माशाल्लाह बड़े प्योर साफ सुथरे एसिड हैं, आपके 90 to 92% आप प्योर होते हैं, इतने प्योर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इतना खतरनाक होता है कि उसके करीब भी जाओगे ना, एक जाहिल आदमी भी करीब जाएगा उसको नहीं पता ये एसिड है। जब वो उसके ढक्कन को खोलेगा जिसमें वो सल्फ्यूरिक एसिड बंद है, वो उसको बंद करके रख देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि कोई खतरनाक चीज है। उसके अंदर अल्लाह ने ऐसी चीज रखी कि उसके अंदर फ्यूम्स निकलते हैं। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तुम माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम सल्फ्यूरिक एसिड को देख के पहचान जाओगे भाई कंसंट्रेटेड है, बहुत खतरनाक है, तेजाब है। आम बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं, गांव से आया है, तो वो उसके बीकर को ढक्कन को खोल के देखेगा, उसके अंदर से फ्यूम्स निकल रहे होंगे, वो फ्यूम निकलते हुए देख के समझ जाएगा कि हर इंसान अक्लमंद हो या बेवकूफ, उसको पता है धुआं कहीं से निकल रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो गड़बड़ तो है इसके अंदर। तो सल्फ्यूरिक एसिड इतना प्योर होता है कि अपने अंदर से फ्यूम्स निकलता है, धुआं निकलता है, और जितने भी एसिड है वो सब के सब सल्फ्यूरिक एसिड के खानदान के हैं। मैंने कहा भाई सल्फ्यूरिक एसिड आपके खानदान का एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड 68% है और प्योर नहीं हो रहा, बोले जरा मेरे पास लेकर आओ। मैंने नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से गुजारा, देखो ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को इस सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से गुजारा। जैसे ही ये नाइट्रिक एसिड के वेपर्स सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से गुजरेंगे ना, इस जैसे हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। हम इतर की दुकान में जाते हैं, इतर लगा के नहीं आते, बस उस दुकान में थोड़ी देर खड़े हो जाए या दुकान के पास से गुजर के चले जाएं, या परफ्यूम की दुकान में जाएं और दुकान परफ्यूम लेना, खाली उधर से गुजर के चले जाएं, चेक भी ना करें, उसको सूंघे भी ना। जब हम बाहर निकलेंगे तो हम भी उस जैसे हो जाएंगे, परफ्यूम की खुशबू हमारे अंदर आने लगेगी। तो इसी तरह, क्योंकि वो होता ही ऐसी जबरदस्त चीज है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से जब मैं इस नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को गुजारूंगा ना, तो गुजरने के बाद नाइट्रिक एसिड वैसा हो जाएगा जैसा खुद सल्फ्यूरिक एसिड था, प्योर हो जाएगा, बिल्कुल 98% तक प्योर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ तक बात सारी समझ में आई होगी। जल्दी से मुझे रिवाइज करवा दो, नाइट्रिक एसिड ओसफोर्ड मेथड से बनाने के कितने स्टेप्स हैं? 3। पहला स्टेप अमोनिया की ऑक्सीडेशन करो, हासिल करो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरा स्टेप इसी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करो, हासिल करो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा स्टेप इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी से नहलाओ, इसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करो, हासिल करो नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब तीनों स्टेप की तरह तफसील बता दो। पहला स्टेप हुआ कहाँ है? कैटालाइटिक कन्वर्टर में। ठीक है सर, यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर कौन इस्तेमाल हुआ है? प्लेटिनम की जालियां, प्लेटिनम गॉज, और टेम्परेचर कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन गैस के साथ। पहले स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो मिल गई, उसके साथ क्या मिला? वाटर। वाटर को हटाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं सर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर को आयरन पाइप्स के जरिए बॉयलर से गुजारा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है तस्वीर में। बॉयलर में पानी बॉयल हुआ, क्योंकि बॉयल तो लिक्विड ही होता है, गैस कभी बॉयल होती नहीं है, और सारा पानी स्टीम बन के उड़ गया, मुझे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल गई। उसको मैंने भेज दिया ऑक्सीडेशन चैम्बर में, है ना। ऑक्सीडेशन चैम्बर में दूसरा स्टेप हुआ, मतलब NO की ऑक्सीडेशन हुई, NO2 मिल गया। फिर NO2 को पानी से कहां ले लाया? एब्जॉर्प्शन टावर में, वहां उसने पानी को एब्जॉर्ब किया, किसकी मौजूदगी में? एसिड प्रूफ स्टोन की मौजूदगी में। एसिड प्रूफ स्टोन क्या करेंगे? पानी को कतरा कतरा करके गिराएंगे, एक साथ डायरेक्ट पानी नहीं लगेगा। और दूसरा, कोई एसिड वैसिड बनेगा, कोई धमाका होगा तो वो उसको रोक सकते हैं। शुरू में जो नाइट्रिक एसिड हासिल होगा वो 68% प्योर होगा, उसके बाद NO गैस दोबारा से हासिल होगी, वो NO गैस रिसाइकिल हो जाएगी ऑक्सीडेशन चैम्बर में। सही है सर। फिर उस नाइट्रिक एसिड को और पैक करने के लिए मैं उस नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से गुजारूंगा। ठीक है, उम्मीद है अब तो बच्चों यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। अच्छा सर, अब जरा रिएक्शन देख लेते हैं। पहले रिएक्शन में देखो, रिएक्शन इक्वेशन सही लिखी हुई है, हाँ लग तो सही रही है सर। अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है, अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हासिल हो रही है, साथ में वाटर भी मिल रहा है। ठीक है सर, और इस रिएक्शन में मैंने हीट दी थी
हीट देने के बाद इस मिक्सचर को बॉयल भी किया था, बॉयल होने के बाद धुआं निकलता है ना, हीट निकलती है, तो यहाँ पे हीट निकल रही है, वो रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, इसलिए डेल्टा एच, डेल्टा हीट नेगेटिव के साइन के साथ है। वैल्यू याद भी ना करो तो चलेगा, डेल्टा एच के साथ नेगेटिव साइन लिख दो, चल काफी हो जाएगी बात, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल एरो क्यों है बताता हूँ। रिवर्सिबल मतलब जो भी प्रोडक्ट बनता है ना वो रिवर्स हो जाएगा, वापसी हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, दूसरे स्टेप में जो, सॉरी तीसरे स्टेप में जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एसिड हुई थी वो रिवर्स हुई थी ना, है ना, रिवर्स हुई कहाँ गई थी, दूसरे स्टेप में, ठीक है। तो सर दूसरे स्टेप में रिवर्सिबल एरो लगना चाहिए था, पहले में क्यों लग रहा है? वजह ये है कि दूसरे स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वापस आई, तो दूसरे में तो रिवर्सिबल एरो लगेगा दूसरे रिएक्शन में, लेकिन ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी कहाँ थी, असल में इसकी पैदा होने की जगह कहाँ है? दूसरा स्टेप या पहला स्टेप? हाँ पहला स्टेप है सर। तो पहले स्टेप में क्योंकि ये पैदा हुई थी, इसलिए हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि पहले स्टेप पे जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हासिल हुई है ये दोबारा से रिसाइकिल होने वाली चीज है, जो कि दूसरे स्टेप में रिसाइकिल इस तरीके से होगी, ये देखो। क्लियर? मुझे उम्मीद है बच्चों सब बात समझ में आई होगी। बाकी तीसरे स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी से नहलाया, इसमें पानी एब्सॉर्ब करा, बना नाइट्रिक एसिड, और साथ में क्या बन गया, ये देखो NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक तो बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी, तो कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। अब आगे देखते हैं। नाम है फॉर्म्स ऑफ नाइट्रिक एसिड अवेलेबल इन द मार्केट में। नाइट्रिक एसिड की मुख्तलिफ किस्में हैं जो मार्केट में मौजूद होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी है, अच्छी क्वालिटी की भी है, लो क्वालिटी की भी है, और घटिया क्वालिटी की भी है। हर चीज मार्केट में मुख्तलिफ क्वालिटी की मौजूद होती है ना, है ना। तो इसी तरह नाइट्रिक एसिड मार्केट में मुख्तलिफ क्वालिटीज का मौजूद होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड, दूसरा होता है, अच्छा ऑर्डिनरी मतलब इसमें 65% तो नाइट्रिक एसिड होता है, बाकी पानी मिला हुआ होता है, और इसकी डेंसिटी होती है 1.4 ग्राम पर लीटर। सही है सर, याद करने की बात है, कर लेंगे यार, ऐसा होता है मार्केट में। दूसरा होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड क्या होता है, पहले बताया था मैंने तुमको, दो तरह के एसिड है, एक डाइल्यूट दूसरा कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में पानी बहुत ज्यादा होता है, कंसंट्रेटेड में पानी बहुत कम होता है। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में पानी बहुत कम होगा, तो ज्यादा क्या होगा, एसिड ज्यादा होगा सर। 98% नाइट्रिक एसिड मौजूद है, बाकी 2% पानी मौजूद है, और इसकी डेंसिटी होती है 1.51 ग्राम पर लीटर, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा जी यहाँ तक तो बात हो गई। तीसरा होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, मतलब इसके अंदर ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कराया जाता है। क्या मतलब सर? मतलब आसान करके बताता हूँ, इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन के डिसॉल्व हुए घुले हुए ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर मौजूद होती है, और रेडिश येलो कलर का होता है, ऐसा होता है, येलो कलर होता है, साथ में उसके बाद रेडिश शेड भी होता है। ठीक है सर, अच्छा जी। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पेपर में अक्सर बनाने के लिए आता है। ये वाली जो बात थी ना, फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड अवेलेबल इन मार्केट, शॉर्ट में कभी नहीं आता है, एमसीक्यूज में पूछते हैं, फिर भी याद कर लो, पूरा पूरा शॉर्ट में आ जाए, शॉर्ट में लिख दो, एमसीक्यूज में आ जाए, एमसीक्यूज में लिख दो, वैल्यूज सही से याद करना, पेपर में कभी पूछ लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड इज डैश 1.4, 1.41, 1.51, ऑल ऑफ दीज, बड़ा परेशान हो जाता बंदा, तो एग्जैक्ट वैल्यू याद करके जाना डेंसिटी की। हाँ, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने जरूर आता है पेपर में, 4 नंबर का होता है। कैसे बनाएंगे? देखो, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर दो शक्लों में होता है, दो फेजेस में होता है। एक होता है वेपर फेज, एक होता है सॉलिड फेज, सॉफ्ट फेज। वेपर फेज में कैसा स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड में कैसा होता है, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले जरा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता दो। सर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, एक H होता है, एक N होता है, 3 O होते हैं। ठीक है, यहां भी बता दो, एक H होता है, एक N होता है, 3 O होते हैं। सही है। अब बताओ, नाइट्रिक एसिड में सारे आइटम्स H, N और O अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए होते हैं सर, जुड़े होते हैं, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, किसी प्लेन सरफेस पे एक लाइन ऐसे आके रखी हुई है, तो यहां से यहाँ का एंगल कितना होगा? वेरी गुड, 90 डिग्री। मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं ना, मैट्रिक तक तो सब मैथमेटिक्स पढ़ के आए। देखो, ये एंगल होगा 90 डिग्री, यहाँ भी होगा 90 डिग्री। सही है। ये जो एंगल है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, यह है 115 डिग्री का। यहां जो एंगल है यह है 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री। ठीक है, यहां नीचे जो एंगल है कितना है, क्या बिलवाजी की बात कर, जब ऊपर वाले हिस्से में एन और ओ का एंगल 115 डिग्री है, तो नीचे वाले में भी यही होगा।
अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना होगा सर बिना वजह की बात। सॉलिड स्टेट में जब एन और ओ का एंगल ऊपर 112.5 डिग्री है तो यहाँ भी यही होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ओ और ओ का एंगल कितना होगा, 130 डिग्री। यहाँ कितना होगा, 135 डिग्री, ठीक है सर। अच्छा अब मुझे ओ और, गौर से देखो, गौर से, यहां तक तो सारी बातें में सारे एंगल निकाल ली। अब ये जो ओ है और ये जो एन है, इन दोनों के दरमियान एंगल निकालना है, नहीं निकाल सकते सर। ये ओ और एन बड़े फासले पर है, तो जो चीज फासले पे होती है ना उसका एंगल नहीं, उसकी लेंथ निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं। तो इसकी लेंथ निकली है 1.41 एंगस्ट्रॉम। ये ए नॉट सिंबल किसका होता है, एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम लंबाई का यूनिट है, -10 मीटर, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हो। यहां एन और ओ की लंबाई कितनी है, 1.30 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर। अच्छा जी, मैंने यहाँ एन और ओ का एंगल तो निकाल लिया, मेरा दिल कर रहा है इसकी लंबाई भी निकाल लूं, निकाल सकते हैं। तो मैंने इसकी जब लंबाई निकाली ना तो ये निकली 1.22 एंगस्ट्रॉम, और जब यहां निकाली तब भी वही निकली। यहां एन और ओ की लंबाई निकाली तो निकली 1.24 एंगस्ट्रॉम, यहां जब एन और ओ की लंबाई निकाली तो वो तब भी निकली 1.24 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जाहिर है एक ही लंबाई तो सेम निकलेगी। अच्छा भाई, यहाँ तक अलहमदुलिल्लाह सारी बातें हो गई। उम्मीद है बच्चों तुमको सब यहाँ तक समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर सही से कॉपी में अपने पास बना लेना, तो मैं इंशाल्लाह क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्लास में ना हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये शुरू कर दें अभी, खत्म कर लोगे, सोचने दो मुझे। यहाँ तक तो अल्लाह का फजल है, नाइट्रिक एसिड पूरा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। चलो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, इसको खत्म भी कर देंगे।